हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दी गए कुछ महत्वपूर्ण रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे उन रूल्स को फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है, हमसे उन रूल्स का वायलेशन हो जाता है और जब रूल का वायलेशन होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कई बार तो हमको फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं और बहुत बार कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी की सारी समस्याओं में ना पड़े तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इससे लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनसे संबंधित कोई भी आपकी परेशानी नहीं रह जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बारे में बाद में इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही यूजफुल लगे, बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी जरूरी जानकारी है वो सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं, पूरी विस्तार में बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं, वो भी दोस्तों 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको एज ए बिजनेस हमको फॉलो करने चाहिए तो वो भी हम विस्तार से समझ चुके हैं 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है उससे संबंधित जो हमारे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के जो 9 तक के पॉइंट है उनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 10 के बारे में। तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 10 है ये हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, तो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम यही जान लें कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड वो हमसे पूछताछ करते हैं और हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका नाम है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। दोस्तों इस पूरे के पूरे एक्ट को हमने 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझा है। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रिलेटेड जो भी डिफरेंट पॉइंट्स है उनके बारे में भी पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। ये भी दोस्तों हमने 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझा है। दोस्तों आपके मन में यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि हो सकता है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये यूपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तराखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हम बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड जितनी भी जरूरी जानकारी है वो भी हम विस्तार से समझ चुके हैं, वो भी 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 9 तक डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 10 के बारे में। आने वाले मेरे जो फ्यूचर वीडियोस होंगे उनके अंदर हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड जो जरूरी से जरूरी जानकारी है वो सब भी हम समझेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट वीडियोस के जरिए। और फ्यूचर वीडियोस में हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट से संबंधित भी एक एक जानकारी को हम जुटाने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे ये पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर के देखिएगा, उन सारे वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो इन वीडियोस को आप अवॉइड करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इसमें दी गई जानकारी आपको जरूर से बहुत ही जरूरी लगेगी, बहुत ही बेनिफिशियल लगेगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आगे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जो फॉर्म है इसमें सारी के सारी इंस्पेक्शन करने के बारे में करने के बाद में जितनी भी जरूरी जानकारी है वो सारी डिटेल फिल करने के बाद में हमको देकर के जाते हैं। तो दोस्तों ये एक जो फॉर्म है इसका पेज नंबर 1 है, अगले स्लाइड पर इसी का पेज नंबर 2 भी है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले हम इस पेज को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी जरूरी जानकारी है जो कि हमें जाननी चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। किस डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो इंस्पेक्शन की डेट यहां पर लिखी जाएगी, किस समय पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर दर्ज किया जाएगा और साथ में दोस्तों जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, अगर आपके ऑफिस का आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर किया जा रहा है तो यहां पर वो भोपाल ही लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट से रिलेटेड आपसे इंस्पेक्शन करते हैं, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक एक्ट से रिलेटेड वो अलग अलग फॉर्म भी यूज करते हैं, उनके लिए फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से रिलेटेड पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट से रिलेटेड है और वो है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। इसके अलावा दोस्तों आप जिस नाम से अपनी कंपनी को अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, आपके कंपनी की ईमेल आईडी भी लिखी जाएगी और साथ में आपके बिजनेस का जो मोबाइल नंबर है वो भी यहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है कि हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा और हम किस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखा जाएगा, कार्य का स्वरूप। तो हो सकता है कि आप किसी होटल को रन करते हैं, हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री को रन करते हैं, किसी कोचिंग को रन करते हैं, कोई अदर टाइप का वर्क हो सकता है आपका। तो जिस भी टाइप का जो भी नेचर ऑफ वर्क है वो यहां पर लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि आप किसी होटल को रन कर रहे हैं तो यहां पे वो होटल लिख करके जाएंगे। अब आपकी कंपनी के जो भी ऑनर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अलग अलग ये नाम भी यहां पर नंबर भी दर्ज किए जाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के 40 मेल वर्कर काम कर रहे हैं और 40 ही फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये टोटल नंबर हो जाता है दोस्तों 80। अब यहां पे दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि जो ऑनर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी प्रेजेंस में पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो इंस्पेक्शन के टाइम पर अवेलेबल ना हो।
तो दोस्तों क्या लगता है कि अगर डायरेक्टर या जो ऑनर है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा? सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत, थोड़ा गला खराब है। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या वो उस समय पर इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा? जी नहीं दोस्तों, लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। और जब वो काम करेंगे तो अब वो किसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन करेंगे? तो वो किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन करेंगे। वो कंपनी के कोई मैनेजर हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी। अब यहां पे उनकी प्रेजेंस में ये पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन किया गया। अब यहां पर भी ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसमें भी कुछ सेक्शंस लगते हैं जिनके अकॉर्डिंग सर्वे किया जाता है, जिसमें 18, 19, 14, 17 एंड 24 सेक्शन है ये। इनके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा मिनिमम वेज एक्ट से रिलेटेड ये इंस्पेक्शन किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, 1, 2, 3 से लेकर के 13 नंबर तक पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट हैं और 2 पॉइंट अगले पेज में भी हैं। तो इन सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं था। इसीलिए दोस्तों आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसके सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। और इन सारे के सारे वीडियोस को दोस्तों जरूर से देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे, अपने फायदे की लगे, तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। समझेंगे ये पॉइंट नंबर 10 हमसे क्या कहता है। दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं तो इन सब जगहों पर वो कहीं पर वो यस लिख देते हैं, कहीं पे नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिखा जाता है, कहीं पर नो लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो अपने मन मर्जी से जहां उनका मन किया उन्होंने यस लिख दिया, जहां मन किया नो लिख दिया? क्या ऐसा होता है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत क्लियर जाहिर बात है कि जो पूरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में जिस पॉइंट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस रूल को फॉलो किया जा रहा है, तो वहां पर वो यस लिख करके जाएंगे। और किसी जगह पर अगर ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी के द्वारा वो रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर वहां पर वो नो लिख करके जाएंगे। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा दोस्तों कि यार हम तो सारे के सारे रूल को फॉलो करते हैं, तो फिर वो नो क्यों लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमसे जानकारी के अभाव में कभी ना कभी किसी न किसी रूल का वायलेशन हो जाता है। और अगर रूल का वायलेशन होगा तो वो नो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसका मैं एक आपको दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमें लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दी जाती है। हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में रख दिया। हमको ऐसा लगा कि हमने तो पूरा रूल फॉलो कर लिया। बट दोस्तों यहाँ पे एडिशनली एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को अपने किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर, अपने किसी विजिबल प्लेस पर लगा के रखना है, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर। जहां भी आपका ऑफिस है, जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस है, जो भी आपकी वर्कशॉप है, जो भी कुछ है, उस जगह पर आपको प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखना है। अब चूंकि दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने उस कॉपी को लगाया नहीं। और जब आपने कॉपी को नहीं लगाया और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्हें वो कॉपी कहीं मिली नहीं, तो यही दोस्तों हमसे एक रूल का वायलेशन हो गया। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को इन सारे के सारे परेशानियों से, इन सारी समस्याओं से बचाना चाहते हैं, तो मेरे हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां पे समझते हैं कि अगले पेज में कौन सी डिटेल्स है जो हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अगले पेज में यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है। एक ये टेबल है, एक नीचे टेबल है। इन दोनों टेबल को भी हम समझेंगे कि इसमें टेबल में क्या जानकारी है। पहले हम ये समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रमिकों कर्मचारियों का कथन दर्ज किया गया। मतलब यहाँ पे चूंकि ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड, तो इसीलिए आपके एम्प्लॉइज को बुला करके वो उनसे पूछताछ करके यहाँ पे ये रिकॉर्ड को वो लिखेंगे कि उनसे पूछताछ के दौरान क्या पाया उन्होंने। तो जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनसे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर है। तो अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई 1 या 2 एम्प्लॉइज से ही वो पूछताछ की जाएगी। वो पूछताछ आपकी दोस्तों हो सकती है कि आपके 2, 4, 8, 10, 12 जो उनका मन करे, जितने मर्जी एम्प्लॉइज से पूछताछ करना चाहे पूछताछ कर सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। सबसे पहले क्या दिया हुआ दोस्तों, आपके जो एम्प्लॉय है उसका नाम और उसका एड्रेस उनसे पूछ करके लिखा जाएगा। साथ में वो किस तरीके के काम को कर रहे हैं,
यानी कि वो कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो सकता है कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकता है कि वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो या प्रोडक्शन यूनिट में हो, जो भी कुछ है वो पूछ करके यहाँ पर उसको लिखेंगे या रिसेप्शन पे, वट एवर इट इज। अब यहाँ पे कार्य का अवधि, यानी कि वो कंपनी में आपके जो ऑफिस है उसमें कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई कहे कि मैं 2 महीने से कर रहा हूं, कोई कहे साल भर से कर रहा हूं, कोई कहे 2 साल से कर रहा हूं, तो वो जो भी बताएंगे उनसे पूछ करके ही डिटेल नोट की जाएगी। कार्य का समय, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, उनके वर्किंग आवर्स 10 to 6 हो सकते हैं, 9 to 5 हो सकते हैं, या फिर कई बार जो है अलग अलग शिफ्ट चलती हैं, तो वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी टाइम हो सकता है। तो जो भी एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर्स बताएगा वो यहां पर लिखा जाएगा। साथ में उन एम्प्लॉय से पूछ करके ही उनकी सैलरी भी यहां पर लिखी जाएगी कि उनको कितना वेतन दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, कंपनी कितना पे कर रही है उनको, ये उनसे पूछ करके लिखी जाएगी, जो एम्प्लॉय बताएगा। साथ में हर एक एम्प्लॉय के आगे उसके सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और देख पा रहे हैं आप लोग, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक टेबल और दिखाई दे रही होगी, तो ये टेबल हमसे क्या कहती है। इस टेबल के बारे में दोस्तों 2 पॉइंट जानने बहुत जरूरी है। एक तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, और दूसरा क्या है, ये पूरे के पूरे कुछ अमाउंट लिखे गए हैं। दोस्तों ये जो चीजें दी गई हैं ये सरकार के द्वारा तय की गई मिनिमम वेजेस रेट की लिस्ट है, कि सरकार के द्वारा आपको अपने एम्प्लॉइज को मिनिमम इतना तो पे करना ही करना है, इससे ज्यादा पे करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इससे ज्यादा जितना पे करना चाहें कर सकते हैं, बट इससे कम 1 रुपया भी पे नहीं कर सकते। जैसा यहां लिखा हुआ है 393 रुपीज पर डे, तो आप उसको 390 रुपए या 392 रुपीज पर डे अगर आप पे कर रहे हैं तो आप रूल का वायलेशन कर रहे हैं। तो आपके द्वारा रूल का वायलेशन हो रहा है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहां पे डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर 2024, यानी कि ये जो रेट लिस्ट जारी की गई है ये 1 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है, और ये पूरी की पूरी जो टेबल आप देख पा रहे हैं ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। एमपी गवर्नमेंट ने क्या, पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट है उन्होंने जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है अकुशल, जिसको कि हम अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं, उसके बाद में आ गए आपके स्किल्ड, उसके बाद में आ गए आपके सेमी स्किल्ड, और फिर आ गए हाई स्किल्ड। तो ये 4 कैटेगरी डिवाइड की गई दोस्तों, और इन 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उनके मिनिमम वेजेस जो हैं वो सरकार तय करती है। इतना तो आपको पे करना ही करना है, इससे कम आप पे नहीं कर सकते, इससे ज्यादा जितना मर्जी पे करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रेट जो है ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, और वो भी 1 अक्टूबर 2024 को दिए गए हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप इस वीडियो को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब भी देख रहे हो तो उस समय पर ये रेट बदले हुए हो सकते हैं, और अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग ये रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और जिस तारीख में, जिस डेट में, जिस मंथ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय पर इन रेट को, इन अमाउंट को, इन मिनिमम वेजेस को आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। समझते हैं दोस्तों, यहां पे आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए लिखा हुआ है 393 रुपीज पर डे, और मंथली अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 10,225 रुपीज। जो स्किल्ड लेबर है उनके लिए तय किया गया है सरकार के द्वारा 479 रुपीज पर डे, और अगर मंथली कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 12,460 रुपीज पर मंथ। जो सेमी स्किल्ड लेबर है आपकी उसके लिए तय किया गया है 426 रुपीज पर डे, और 11,082 रुपीज पर मंथ। और जो स्किल्ड, हाई स्किल्ड आपके जो पर्सन्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए मिनिमम रेट तय किए गए हैं 529 रुपीज पर डे, और अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 13,760। ये जो रेट हैं चारों कैटेगरीज के, इससे कम आप पे नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा पे कर सकते हैं जो आप चाहें तो। और ये 1 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए एमपी गवर्नमेंट के द्वारा रेट हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए कुछ लिखा हुआ है कि उल्लंघन के संबंध में, यानी कि अगर आपसे कोई वायलेशन हो रहा है, वायलेशन कैसे हो सकता है वो भी बताता हूं। वायलेशन ऐसे हो सकता है कि जैसे सरकार ने ये रेट जारी किए 1 अक्टूबर को, आपको जानकारी नहीं है, आप अपने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप 8,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं। जनवरी 2025 में कोई लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, वो पूरे रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपकी कंपनी उसको 8,000 पे कर रही है, मतलब 2,225 रुपीज कम पे कर रही है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 4 महीने का आपको उसे एरियर पे करना पड़ेगा, मतलब उसको डिफरेंस पे करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को, तो इसी को बोलते हैं हम एरियर।
तो अगर पहली बात तो ये वायलेशन हुआ क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद से आपको ये रेट देना था, लेकिन आपकी कंपनी कम पे कर रही थी, अब कंपनी कम पे कर रही तो वायलेशन हुआ। तो वायलेशन हुआ तो आपको एम्प्लॉय को जितना भी डिफरेंस है, जो एरियर है, वो तो पे करना ही करना है, और साथ में लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी देना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में, और ये बताते हुए कि हाँ, इस एम्प्लॉय को जो एरियर है वो पे कर दिया गया है। उसके लिए जो गवर्नमेंट है आपको कुछ टाइम देगी, हो सकता है 7 डेज का टाइम दे, 10 डेज का टाइम दे, तो उतने दिनों के अंदर पेमेंट करके आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा जो भी लेबर डिपार्टमेंट है उसके ऑफिस में जाकर के विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। साथ में पूरा कंप्लीट सर्वे करने के बाद में, एक एक रिकॉर्ड को चेक करने के बाद में, जो लेबर इंस्पेक्टर हैं वो अपने सिग्नेचर यहां पर करेंगे। उसके अलावा जो आपकी कंपनी है उसकी एक सील, एक मोहर यहां पे लगवाई जाएगी, और साथ में जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा था उनके भी सिग्नेचर यहां पे लिए जाएंगे। पूरा कंप्लीट फॉर्म्स फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाएगी और एक कॉपी लेबर इंस्पेक्टर अपने पास रखेंगे। समझते हैं दोस्तों ये क्या कहता है? हम बात कर रहे हैं आज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 10 के बारे में। हम पॉइंट नंबर 10 को समझने वाले हैं। तो ये कह रहा है कि नियोजक द्वारा सवैतनिक अवकाश, सवैतनिक मतलब हो गया दोस्तों कि ये आपका पेड, और अवकाश मतलब हो गया लीव। हम पेड लीव की बात कर रहे हैं, और ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? 24 के अकॉर्डिंग आप पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड लीव यहां पे फिर से लिखा हुआ है, पेड लीव प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को पेड लीव दे रहे हैं अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग कंपनी को पेड लीव। इसके लिए भी एक अलग वीडियो है जो कि हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हम बात कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी इसके बारे में, जो हमारी पेड लीव होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरा जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाला वीडियो है उसको जाकर के जरूर से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं सर क्या कहता है दोस्तों। अंडर सेक्शन 24 कि सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग ऑफ द मध्य प्रदेश, और ये सेक्शन 24 एमपी का है जो कि लीव से रिलेटेड आपका रूल है, और रूल कौन सा है? वो कहता है 1978, तो रूल 1977 सॉरी, इट आउटलाइंस द रेगुलेशंस। तो यहां पे कुछ रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग अर्नड लीव। तो हम बात कर रहे हैं अर्नड लीव के बारे में। दो तरह की लीव्स होती हैं जिसके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में बताया है। एक अर्नड लीव जिसको हम प्रिविलेज लीव भी कहते हैं दोस्तों, या फिर एक होती है हमारी कैजुअल लीव। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, बट ये पर्टिकुलर जो हमारा लॉ है जिसके बारे में हम सेक्शन 24 के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रिविलेज लीव यानी कि अर्नड लीव से संबंधित है। सो फॉर एम्प्लॉइज इन मध्य प्रदेश, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। एसेंशियली डिफाइनिंग द अमाउंट ऑफ पेड लीव, तो यहां पे वो डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ द पेड लीव। एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड, तो जो एम्प्लॉय है वो इस पेड लीव के लिए एंटाइटल्ड है, मतलब उसको ये मिलना ही चाहिए। टू एक्रू, तो यहां पे उस पेड लीव को वो एक्रू भी कर सकता है। एक्रू मतलब एक्यूमुलेट भी कर सकता है। जैसे कि अगर पर्टिकुलर पूरे साल भर में 30 पेड लीव्स मिलनी चाहिए एज पर ऑर्गेनाइजेशन, और उसने 30 में से केवल 5 लीव को ही यूटिलाइज किया, 25 बाकी रह गई, तो वो 25 जो बकाया लीव्स हैं, जो बैलेंस लीव हैं, वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएंगी? एक्रू हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड यूटिलाइज्ड बेस्ड ऑन their services period, so this typically includes details। अब इसके अंदर कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, लाइक द नंबर ऑफ डेज, कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं ऑफ द अर्नड लीव पर मंथ, कि पर मंथ में आप कितनी अर्नड लीव्स पे कर रहे हैं उसको। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट, आपकी मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट कितनी है? तो यहां पर भी दोस्तों मैंने उस पुराने वीडियो के अंदर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट भी बताई थी कि अगर फर्स्ट ईयर में उसने 30 लीव्स को यूज नहीं किया तो 30 इकट्ठी हो गई, सेकंड ईयर में भी उसने यूज नहीं किया तो 30 हो गई, 30 60 हो गई एक्यूमुलेट होकर के, तीसरे साल में भी यूज नहीं किया तो इकट्ठी होकर के 90 हो गई। अब वो फोर्थ ईयर में भी यूज नहीं करता है तो वो जो बाकी की 30 लीव्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी, तो मैक्सिमम वो 90 लीव को ही वो एक्यूमुलेट कर सकता है, एक्रू कर सकता है। ये हम पुराने वीडियो के अंदर, जो कि हमारा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो वीडियो है जिसमें कि हमने लीव से संबंधित बात की है, उसमें हम पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देखिएगा। एंड कंडीशंस फॉर एनकैशमेंट, अब एनकैशमेंट के लिए भी कंडीशंस हैं। सो ऑफ अनयूज्ड लीव, तो अगर कोई लीव ऐसी बच गई है कि जो कि आपने यूज नहीं की है तो उनकी भी कंडीशंस हैं अपॉन रिटायरमेंट और द रेजिग्नेशन। तो या तो आप जब कंपनी छोड़ते हैं या जब कंपनी से रिटायर होते हैं तो वो सारे के सारी लीव जो बची हुई हैं उन सब का एनकैशमेंट करना होता है, यानी कि उसका पेमेंट करना होता है। तो ये पॉइंट 10 हमारा कहता है कि आप ये सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग ये पेड लीव पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी पे कर रही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर रही है तो फिर यही रूल का वायलेशन होता है दोस्तों। और रूल का वायलेशन होगा तो दोस्तों परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेंगी।
दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में सारी की सारी जितनी भी जरूरी जानकारी है वो जुटाने के बाद में मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है आप लोगों के लिए। दोस्तों वैसे तो पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मोर और लेस सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रूल के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट और सजेशन है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिल करके इन सारे के सारे रूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो ये भी रूल हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कहीं पर हो सकता है ये 50 से ज्यादा लोगों पर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों अपने स्टेट के जो भी स्टेट है उसके जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे मिलकर के ये सारे के सारे पॉइंट को, सारे के सारे रूल्स को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे तो दोस्तों सारी की सारी जरूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है और मेरा ऐसा मानना है और ऐसी उम्मीद है कि आपकी इस पॉइंट से संबंधित तो कोई भी क्वेरी नहीं रह गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आपकी इस पॉइंट से संबंधित या किसी अदर एक्ट के किसी भी पॉइंट से संबंधित रह जाती है तो दोस्तों आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों आप हमको मेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप मेल कहां पर करेंगे? मेल कर सकते हैं legal@pably.com पर। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, उन सबको सॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, बहुत ही यूजफुल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और जरूरी जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।